मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। सबसे पहले तो आप सब लोगों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों के लिए 2022 का साल अच्छा गुज़रे, तमाम लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखे और तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी जो मुरादें हैं वो पूरी करे, जो परेशानियों में मुब्तला हैं उनकी परेशानियां दूर करे, सबको सेहत अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अच्छे हाथों में दे ताकि हमारे मुल्क के जो मसले हैं, हमारे मुल्क के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों और हमारा मुल्क एक मुस्तहकम माशी तौर पे खुशहाल मुल्क हो और उसको उस डायरेक्शन में, उस सिमत में चलाया जाए जिसके लिए उसको बनाया गया था। और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसका नज़रिया पेश किया था उस पर हमारे मुल्क चले, ऐसे हमें लीडर अता हों। एक मसला आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान में अब क्या हो सकता है, क्या पाकिस्तान ठीक हो सकता है, क्या पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है। और क्योंकि हुआ ये है पाकिस्तान के साथ पिछले तकरीबन 60-70 सालों में कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के को चलाने वाले जो लीडर आए, जो सियासी पार्टियाँ आएँ, उन्होंने वो नारे तो लगाए जो आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक थी, उनकी मंगों के मुताबिक थे, लेकिन वो सिर्फ नारे थे अपने आप को पावर में लाने के लिए। और पावर में लाने के बाद हर शख्स ने, हर पार्टी ने, हर लीडर ने मुल्क को लूटा और मुल्क जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 71 में हमारा मुल्क 2 टुकड़े हो गया और अब मुल्क जो है कर्ज़ों में घिरा हुआ है। और आगे अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क में किसी तरह इस्तेहकाम पैदा हो, मुल्क जो मकरूज़ हो चुका है उससे जान छूटे। लेकिन ये कैसे होगा? ये क्या जो तब्दीली के नारे लगाए जाते हैं उससे होगा? क्या किसी एक शख्स से ये मुल्क चेंज हो जाएगा? तो ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है जो गवर्निंग सिस्टम है, जो जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान मुल्क चला रही है, हुकूमत के जो हुकूमत के ज़रिए उसमें उसके निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तब्दीली बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान में जो फरसूदा निज़ाम है, जिसको जमहूरियत का निज़ाम दिया जाता है, जब तक वो निज़ाम को उठा के फेंका नहीं जाएगा और एक नया शफाफ निज़ाम, एक पायदार निज़ाम जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर हो, वो नाफिज नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अल्लाह ना करे, हम आधा मुल्क छो चुके हैं और अब इस वक्त जो हालत है मुल्क की, जो मुल्क जितना कर्ज़ों में दबा हुआ है और जो हुकूमत आ रही है वो पहले से ज़्यादा कर्ज़े ले रही है, क्योंकि सीधी बात है कि मुल्क को चलाने के लिए पैसा नहीं है और एक दफ़ा फिर कर्ज़े में फंस जाते हैं तो फिर मज़ीद कर्ज़े उतारने के लिए लिया जाता है। ये कुछ हो रहा है जो आप सबको पता है। तो मैं असल मौजू पे आऊँगा, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ और मैं अपनी जहन को बनाने के लिए, अपने जहन को ठीक रखने के लिए और आप लोगों से बात करने के लिए हमेशा मेरे जहन में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कौल, उनका नज़रिया, उनका फ़िक्र, उनका नज़रिया पाकिस्तान जहन में होता है। और अगर आप उनके जो अक़वाल हैं, उनकी जो कौल हैं, जो नज़रिया पाकिस्तान था, उसको जाकर देखें तो कोई ये मुश्किल काम नहीं है कि इसको किस डायरेक्शन में डाला जाए। एक चैलेंज तो बन गया है अब, लेकिन पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है और वो तब्दीली जो पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम है उस निज़ाम की तब्दीली के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अब जो होना था वो हो गया। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट but we can still change our future for the betterment of Pakistan and good governance and the people of Pakistan। तो ज़रूरत इस बात की है। मैं शुरू करता हूँ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के एक कॉल से, और क्योंकि उसी से लिंक है ये सारी चीज़ें, और फिर मैं आगे बात करूँगा कि किस तरह से पाकिस्तान में तब्दीली, निज़ाम की तब्दीली आ सकती है। क्योंकि हमें लीडर की तब्दीली नहीं चाहिए, हमें सियासी पार्टी की तब्दीली नहीं चाहिए, हमें निज़ाम की तब्दीली चाहिए। एक ऐसा निज़ाम जिससे पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान कर्ज़ों से आज़ाद हो, हम एक खुशहाल मुल्क हो, हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने
हर नेमत दी है, हम सबको पता है, इस पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम आज के मौजू पे लगाना चाहता हूँ। कायद आज़म ने कहा था, इफ़ वी बिगिन टू थिंक आवर सेल्फ एज पंजाबी, सिंधीज एक्सेट्रा फर्स्ट and Muslim and Pakistanis incidentally, then Pakistan is bound to disintegrate. Do not think that this is some abstruse proposition. Our enemies are fully alive to its possibilities, which I can most warn you that they are already busy in exploiting Pakistan. और यही कुछ 60-70 साल से हो रहा है कि हमारे जो दुश्मन है उनको हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने चांस दिया अपने मुफाद के लिए। अब पाकिस्तान को उठा के पाकिस्तान की जो एक गवर्नेंस है उसकी जो चाबी है वो दूसरों के हाथों में दे दी, और आज हम माशी तौर पे एक ग़ुलाम मुल्क हैं। हम इतने कर्ज़ों में डूब चुके हैं कि हमें हर साल कर्ज़े उतारने के लिए कर्ज़े लेने पड़ते हैं। दुनिया में बहुत सारे निज़ाम हैं, और ये निज़ाम जो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बनाया जाता है उसका मकसद होता है कि उस मुल्क में मुल्क की आवाम मजबूत हो, मुल्क में मईशत मजबूत हो, मुल्क में बेसिक बुनियादी आवाम को सहूलतें मिलें, मुल्क की सरहदें जो हैं वो महफूज हों, और मुल्क आगे बढ़े। हम देखते हैं पिछले 30-40 साल में जो मुल्क बहुत पीछे थे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। जो बैनुल अक़वामी सिटीज़ थे हम पाकिस्तान के ख़ित्ते में, यानी कि अगर आप थाईलैंड को देखें, सिंगापुर को देखें, मलेशिया को देखें, आप इन कंट्रीज़ के जो बिज़नेस सिटीज़ हैं, कोलालमपुर को देखें, आप बैंकॉक को देखें, आप और भी जितने रीजन में हैं उन मुल्कों को देखें कि ये मुल्क पाकिस्तान से, इनके शहर पाकिस्तान से बहुत पीछे थे। अर्ली 80s में मैं पाकिस्तान से गया बैंकॉक, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर रिक्शे चल रहे थे और लोग एक दूसरे को खींचते थे। आज अगर आप जाएं एयरपोर्ट पे तो वहाँ पर ट्रेन आती है एयरपोर्ट से और वो लेकर सीधी 20 मिनट में सिटी पहुँच जाती है। इसी तरह से सिंगापुर का हाल है, इसी तरह से मलेशिया का। ये वो कंट्रीज़ हैं और इनके शहर जहाँ पर पाकिस्तान के जो बड़ा शहर है कराची उससे बहुत पीछे थे। पाकिस्तान इनसे बहुत आगे था, पाकिस्तान को मिनी लंदन कहा जाता था, लेकिन बदकिस्मती आज हम इन कंट्रीज़ के किसी लेवल पे नहीं है। इनके जो शहर हैं उसके मुकाबले में कराची कुछ भी नहीं है, और कराची और खंडर बन गया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली नहीं हुई, पाकिस्तान को सही सिमत में नहीं चलाया गया। तो पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम आना चाहिए, किस तरह से पाकिस्तान में तब्दीली होगी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं जो भी रहे हैं, ना इनमें वो काबिलियत है, ना इनकी वो नीयत है, ना इनकी कॉम्पिटेंसी है, ना इनके कौल व फ़ैल में कोई उसूल हैं। बस एक उसूल है कि हुकूमत में कैसे बरकरार रहना है। हर आए दिन एक नया से नया हौलनाक वाक़या होता है जो इंटरनेशनल मीडिया की, अखबारात की, ऑनलाइन मीडिया की, टेलीविज़न की सुर्खियाँ बनता है, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई वज़ीर इस्तीफ़ा देता है, ना कोई वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देता है। बस रिवायती किस्म के डायलॉग बोले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सब नाहलों का एक टोला है जिसने आवाम को बेवकूफ़ बनाया है और आवाम को जहनी तौर पे उस जगह ले गए हैं कि उनकी सोच भी बस वो अफराद जो लीडर हैं उनके गिर्द घूमती है। वो समझते हैं कि अगर हम लीडर को पकड़ के रखेंगे, लीडर की तारीफ़ करेंगे, दूसरे लीडर की बुराई करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये बिल्कुल अहमकों वाली पॉलिसी है, इसको बदलना होगा। तो आज मैं थोड़ी सी एनालिसिस करता हूँ कि पाकिस्तान में निज़ाम किस तरह सही हो सकता है अगर पाकिस्तान की आवाम सही करना चाहें। पाकिस्तान की मौजूदा या जो अभी पहले हुक्मरान गए हैं 30-40 साल में हुकूमत करके आज अपोजिशन में बैठे हैं, उनसे ये मुल्क सही नहीं होगा, ये मुल्क और बर्बाद हो जाएगा। जैसे कायद आज़म ने कहा था, अल्लाह ना करे कि ये मुल्क अगर इस तरह, अगर तुमने इस मुल्क में डिवीजन्स की, सूबाइयत फैलाई और चीज़ें फ़िरक़ेबाज़ी की तो ये मुल्क डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हमने देख लिया बांग्लादेश बना, उसकी वजह भी यही थी कि दो तबकों के दरमियान डिफरेंस था और हमने पाकिस्तानी बन के नहीं सोचा और फिर बांग्लादेश वजूद में आ गया और उसके बाद भी हमने कोई सबक हासिल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि उसके बाद जो हुकूमत
जो हुक्मरान आए उनकी नीयत यही थी कि वो अपना कंट्रोल करें पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को एक जैसे वडेरे की जागीर होती है, एक आमिर की हुक्मरानी होती है, उस तरह पाकिस्तान को चलाया जाए। तो अब पाकिस्तान बेसिकली अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो शुरू के 10 साल थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 48 में इंतकाल हो गया। लियाकत अली ख़ान जो उनके राइट मैन थे, उनके साथी थे, उनके क्लोज थे, पाकिस्तान में बराबर से उन्होंने बनाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। अपना मन, धन, तन, जायदाद सब लगा दी पाकिस्तान में, छोड़ के आ गए हिंदुस्तान में। और उसके बाद जब 48 में कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया तो पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अगराज़ व मकासिद पर एक पेपर भी बनाया जिसके तहत हमें पाकिस्तान का आइन बनाकर पाकिस्तान के जो लीडरान थे उनको चलाना था। तो पहले 10 साल यानी कि 1947 से 1957 तक पाकिस्तान में उन लीडरान की हुकूमत थी जिन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ काम किया, जिन्होंने पाकिस्तान के बनने में जद्दोजहद में हिस्सा लिया, और वो पाकिस्तान के फ़लसफ़े को, पाकिस्तान की तहरीक को, पाकिस्तान के नज़रिए को जानते थे और वो उसी तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहते थे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस पैदा हुए जिनको हल किया जा सकता था मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के आवाम के दरमियान और जो सियासतदान थे, क्योंकि सियासी तौर पे जो मशरक़ी पाकिस्तान के लीडरान थे वो मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों से बहुत आगे थे, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान में जो इलाके थे उनमें जो सोच थी जो लीडरान की वो जागीरदाराना वडेराना थी, और ये सिस्टम बांग्लादेश में नहीं था। वहाँ जो भी लीडर थे वो सियासी सोच रखते थे। उसके बरक्स पाकिस्तान में जो सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, यहाँ पर ट्राइबल और जागीरदाना वडेराना सिस्टम था जो आज भी कायम है। इसलिए ये दो तबकों की आपस में हमआहंगी नहीं हो पा रही थी और फिर उसका फ़ायदा उठाया, जिस पे मैं आप बात करता हूँ। तो अगर आप देखें कि अगर आप पहले 10 साल देखें तो 10 साल में पाकिस्तान में 7 वज़ीर आज़म आए, एक पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत चल रही थी। लियाकत अली ख़ान जो है वो अक्टूबर 51 तक वज़ीर आज़म रहे पहले, फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन आए, वो अप्रैल 1953 तक रहे, फिर मोहम्मद अली बोगरा आए जो 12 अगस्त 1955 तक रहे, फिर चौधरी मोहम्मद अली आए जो 12 अगस्त 1955 तक रहे, और उसके बाद फिर हुसैन शहीद सोहरावर्दी आए जो 17 अक्टूबर 57 तक रहे। उसके बाद में इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, जिन्हें आई चुंदरीगर भी कहा जाता है, जिनके नाम से एक बहुत मशहूर शाहरा है कराची में, वो 16 दिसंबर 57 तक रहे। उसके बाद में नूर खान नूर आए जो अक्टूबर 58 तक रहे, और उनको फिर उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने उनको सैक कर दिया, उनकी हुकूमत को, और आर्मी को बुला लिया, इमरजेंसी नाफिज कर दी। ये 7 सालों में गो के बहुत जल्दी वज़ीर आज़म बदलते रहे, लेकिन सब पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू चल रहा था। और अगर ये चलता रहता तो पाकिस्तान के वो तमाम मसाइल जो उस वक्त थे, अगर आप गौर करें यहाँ पर देखें स्क्रीन पर, तो आप देखें कि जो पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, उनका बैकग्राउंड इंडिया से था, माइग्रेट करके आए थे, मुहाजिर थे और पाकिस्तान बनने में कायद-ए-आज़म के साथ साथ थे। उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि बंगाल से था, बंगाली थे। फिर मोहम्मद अली बोगरा भी बंगाली थे, और उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली जिनका ताल्लुक जालंधर पंजाब से था, वो माइग्रेट करके पंजाब से फिर पाकिस्तान के पंजाब में आ गए। उसके अलावा फिर हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी बंगाली थे, और उसके बाद दूसरे ये आए चुंदरीगर गुजरात से आए थे, माइग्रेट करके महाजिर थे पाकिस्तान में, और फिरोज़ नून खान भी सरगोदा से थे, उनका ताल्लुक पंजाब से था। तो मेजॉरिटी में जो वज़ीर आज़म रहे, जो सियासतदान थे, वो उनका ताल्लुक बंगाल से था या माइग्रेटेड थे, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान
एक जो इब्तदाई दौर था जमहूरियत का, उसकी इस्टेब्लिशमेंट में लगे हुए थे। ये सब पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे और जल्दी जल्दी तब्दीली यूं हो रही थी कि असेंबली में जो बांग्लादेश जो बन गया, अब जो मशरक़ी पाकिस्तान था, जो बंगाली सियासतदान थे उनकी अक्सरियत ज़्यादा थी, वो काबिल थे, कायद-ए-आज़म के साथ काम किया था उनकी, और जो मगरबी पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो सरहद कहलाता था, और पंजाब, यहाँ के जो लीडरान थे वो बेसिकली जहनी तौर पे और उनका कल्चर जो था वो जो आज भी है वो जागीरदाना, वडेराना और सोच थी, तो वो बंगाली सियासतदानों के साथ मिल नहीं पा रहे थे और आए दिन का प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ बांग्लादेश यानी कि जो आज का है मशरक़ी पाकिस्तान, उस वक्त जो था उनकी डिमांड थी, कुछ वो डिमांड वो रखते थे और फिर वो नहीं मानी जाती थी, फिर वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस आता था, फिर दूसरे आ जाते थे, फिर बंगाली, तो एक चपकलस चल रही थी। लेकिन मुल्क आगे जा रहा था। 56 में कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, उसमें कुछ चीज़ें थीं जिससे मशरक़ी पाकिस्तान के जो लीडरान थे, बंगाली जो सियासतदान थे, वो खुश नहीं थे। उसमें तब्दीली आ सकती थी, बात हो सकती थी और पाकिस्तान को कायम रखा जा सकता था। लेकिन 1958 में फिर इस्कंदर मिर्ज़ा ने, जो हालांकि ख़ुद भी वो बंगाल से थे, उन्होंने एक एमरजेंसी नाफिज की कुछ अरसे के लिए ताकि मुल्क के हालात ठीक किए जाएँ, और कहा यह जाता है कि उनका कोई इरादा नहीं था कि फ़ौज के हाथ में दे दिया जाए। लेकिन अयूब खान एक आमिर था और उसने मुल्क पे मार्शल लगा दी और उसके बाद में वाइंड अप कर दिया सारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, और इस्कंदर मिर्ज़ा छोड़ के चले गए। उनको कहा जाता है कि उनसे इतना तनाज़ा बढ़ गया है कि उन्होंने बेहतर समझा कि वो इंग्लैंड चले जाएं, और फिर अयूब खान ने एक आमराना पॉलिसी नाफिज की और उसके बाद चुन चुन के वो लोगों को उसने टारगेट किया जो पाकिस्तान की जद्दोजहद में और मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे। एक लंबी कहानी है जिस पर मैं बात करता रहता हूँ और फिर किसी वक्त में मैं कर सकता हूँ बात, अगर आप लोगों ने कहा और मुझे लिखा तो, लेकिन इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूँ। तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान आउट ऑफ द ट्रैक, पटरी से उतरा, जो नज़रिया पाकिस्तान को छोड़ा गया, वो 1958 में हुआ जब अयूब खान ने मार्शल लगाई। उस वक्त पाकिस्तान की जो नज़रिया पाकिस्तान था वो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान की जो सियासी जो डेमोक्रेटिक एक निज़ाम था वो ख़त्म हो गया, और फिर एक आमिर ने आके कब्ज़ा किया और उसने फिर मुल्क को अपने तौर पर चलाया, और उसके रास्ते में जो भी आया उसने पाकिस्तान को बनाने वाली मुस्लिम लीग को तकसीम करके उसमें से अपनी एक मुस्लिम लीग बना दी, कन्वेंशन मुस्लिम लीग, और उन लीडरान को जो कि जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था उनको टारगेट किया गया। और आप देखें कि जैसे मैंने पहले दिखाया आपको कि ये जो इसमें लीडरान थे कई, उनका ताल्लुक अवामी लीग से था, जो अवामी मुस्लिम लीग के नाम से थी, अवामी मुस्लिम लीग। और फिर बाद में वो जब अवामी मुस्लिम लीग की बागडोर जब शेख मुजीब ने अपने हाथ में ली तो अयूब खान के ज़माने में, तो उसने अवामी लीग सिर्फ उसका नाम कर दिया, और फिर वो इख्तलाफ इतने बढ़ गए कि वो 1970 और 71 में जो फिर एक जंग भी हुई, हालात ख़राब हुए मशरक़ी पाकिस्तान में, लाखों बंगाली ऑपरेशन में मारे गए। मैं एक सीरीज़ है इसके ऊपर, बांग्लादेश के डाउनफॉल, मशरक़ी पाकिस्तान के डाउनफॉल पर और बांग्लादेश बनने पर, मैं उसका लिंक आपको सोशल मीडिया पर भेजूँगा, आप वो पूरी देखिएगा। और वो काफ़ी हद तक अनबायस्ड है और जो इवेंट्स हुए थे उसके ऊपर है। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से, नई नस्ल से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़ पाकिस्तान क्यों डाउनफॉल हुआ, क्या हालात थे, उनको ज़रूर पढ़ें। हमें अपनी तारीख़ का पता होना चाहिए। हम तारीख़ बदल नहीं सकते, लेकिन उसका हमें पता होना चाहिए क्या मुहर्रिकात थे, क्या हालात थे, कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को जो उसका एक सिमत होनी चाहिए थी उससे हटाया। और फिर अयूब खान ने जब मार्शल लगाया तो उसके बाद में अयूब खान ने फिर अपने तर्ज की हुकूमत बनाई, अपना फिर वो प्रेसिडेंट बन गए, फिर उन्होंने एक कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई, फिर उन्होंने एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम बना लिया जो एक आमराना निज़ाम था,
और उसके बाद से अयूब खान के बाद से जितने आर्मी के जनरलों ने हुकूमत की, उन्होंने या तो मार्शल लॉ लगा के हुकूमत की, खुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, या फिर और कुछ लोगों ने, कुछ जनरलों ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद अपनी वर्दी उतार के वो सदर बन गए, लेकिन वो आमराना रवैया रहा। या फिर ये किया गया कि इन्हीं आर्मी के जनरल्स ने पाकिस्तान में कुछ लोगों को, कनिंग किस्म के लोगों को, जागीरदारों को, वडेरों को सियासत में लेकर आए, उनको सियासतदान बनाया गया, सियासतदान कहलाए वो, और आज भी उनका कब्ज़ा है। आज उनके बच्चों का, उनके आज के अब थर्ड जनरेशन उनकी पाकिस्तान पे हुक्मरानी जारी रखने की कोशिश कर रही है। तो अयूब खान ने अपनी जो हुकूमत थी उसकी फैक्ट्री से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तैयार किया, जिसने झूठे नारे लगाए और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का नज़रिया था उसके बिल्कुल बरक्स जो है उसने काम किए। पाकिस्तान को जो पहला नुकसान पहुंचाया वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार में आना था और बांग्लादेश का बनना था, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी आप स्टडी कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ लिंक भी दूंगा, आप यूट्यूब पर जाएं तो उसकी काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। वो लोगों ने, उनकी वीडियो मौजूद है, इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान ढाका का डाउनफॉल होते देखा। तो उसके बाद फिर अयूब खान के बाद थोड़े अरसे याह्या खान की हुकूमत रही, जनरल रहा, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और उससे इक़्तिदार फिर भुट्टो ने ले लिया, उसको धमकियां देकर, और ख़ुद वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, दुनिया का पहला सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, एक फ़ौजी से चार्ज लेकर। और फिर कुछ दिन बाद तक वो पाकिस्तान का सदर बन गया खुद साख्ता, और फिर खुद ही उसने असेंबली बुला के और वो फिर अपने मतलब का एक आइन बनाया 73 में, जिसमें वडेरों को, जागीरदारों को और इन सब को प्रोटेक्शन दी गई। पाकिस्तान के नज़रियात को साइड में रखा गया और पाकिस्तान में सोशलिज़म हमारा निज़ाम के नारे लगाए गए, और फिर रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाए गए। और हाल आपके सामने है कि पाकिस्तान को के आवाम को ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, और आज भी वही नारों पे कुछ लोग ज़िंदा हैं। उसके बाद फिर ज़िया-उल-हक ने हुकूमत ली, भुट्टो को वो एक कत्ल के मुकदमे में, वैसे तो भुट्टो ने अपनी जाबराना हुकूमत में बहुत सारे लोगों के कत्ल करवाए, उसने बहुत सारे लोगों के कत्ल करवाए। उसने जितना हाश किस्म का एटीट्यूड था उसका, वडेराना जितनी जहनीत थी, उसने जितने लोगों को मरवाया उसकी मिसाल नहीं है। फिर उसने मीडिया पर पाबंदी लगाई, अखबार बंद करा दिए, अखबार ब्लैंक अखबार छापे पब्लिशर्स ने। तो मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा उसने कारोबार किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेशनलाइज करके उसने तालीमी निज़ाम, स्कूल नेशनलाइज करके ख़राब कर दिया, इंडस्ट्री नेशनलाइज करके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मुल्क से भगा दिया। तो एक लंबी दास्तान है। और लेकिन ये कि अल्लाह के घर जो है देर अंधेर नहीं है, और भुट्टो का अंजाम भी यही हुआ कि कत्ल के मुकदमे में उसको फांसी हुई और वो हैंग कर दिया ज़िया-उल-हक ने। 1977 में उसकी डेथ हुई। उसके बाद ज़िया-उल-हक ने जब आया इक़्तिदार में तो 90 दिन का इलेक्शन का कहा, लेकिन फिर उसने वही हरकत की जो अयूब खान ने, फिर उसने इक़्तिदार को अपने बढ़ाया, उसने इस्लामी निज़ाम का नाम लिया, उसने फिर वो एक इस्लामी मुमलिकत बनाने का नाम लिया, जिस तरह से अभी हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नाम लेते हैं। फिर उसने जनाब एक गैर सियासी इलेक्शन करवाए, एक नई किस्म की जो हुकूमत बना ली, और फिर पाकिस्तान के साथ जो खेला है उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। और ज़िया-उल-हक साहब का भी फिर और दूसरे कई जनरलों के साथ 17 लोग थे, उसमें एक एम्बेसडर था अमेरिकन, और 16 और जनरल ज़िया-उल-हक को मिला के एक जहाज़ के में वो तबाह हो गए, और उसकी इंक्वायरी भी हुई, पता नहीं चला कि किसने मारा, लेकिन बहरहाल अंजाम ये हुआ कि वो एक जहाज़ के ब्लास्ट में वो मारे गए। और उसके बाद में फिर एक दूसरे जनरल आए और उन्होंने थोड़े अरसे इक़्तिदार संभाला, और वो इक़्तिदार संभाल के इलेक्शन करवाए, और फिर बेनज़ीर को वो हुकूमत मिल गई। ज़िया-उल-हक ने अपने दौर में सियासी लीडर बना के ये नवाज शरीफ को लेकर आए, इनके वालिद शरीफ साहब जो थे उनकी मिन्नतें करके। और ये भी कोई सियासी लीडर नहीं थे, कोई तजर्बा नहीं था,
ये फौजियों के बनाए हुए एक टोला है जो सियासत में आया और अपने आप को सियासतदान कहता है। तो फिर नवाज शरीफ आ गया जो ज़िया-उल-हक की पैदावार है, फिर जो है बेनज़ीर भुट्टो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, उसने आगे पार्टी शुरू कर दी, पीपल्स पार्टी को कंटिन्यू किया, और यूं फिर बेनज़ीर और नवाज शरीफ ये दोनों इक़्तिदार में रहे 90 की दहाई तक, लेट 90 तक। और 98 में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा अगवा किया और उसको इंडिया में उतरने के लिए कहा, जिस पर कि वो नहीं उसको उतारा गया पायलट वगैरह ने, और उसको फिर उसको पाकिस्तान लाया गया, नवाब शाह के करीब उसको उतारा गया, और इस तरह से पूरा एक वो जो एक ड्रामा हुआ। और उसके नतीजे में जो है मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया और हाई जैकिंग के इल्ज़ाम में नवाज शरीफ पे केस चला, और फिर साज बहाज करके, क्योंकि ये जो इस तरह के मुफाद परस्त टोले होते हैं ना, जो अपने बाहर के आकाओं की के कॉज को सर्व करते हैं, अपने कॉज को सर्व करने के लिए, अपने मुफाद के लिए, तो ये सब मुफाद परस्त टोला है, तो इनकी फिर वो लुक आफ्टर करते हैं। और यही हुआ कि सऊदीया ने और अमेरिका ने पुश करके नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेज दिया। 10 साल वो सऊदीया में रहे, फिर दूसरी इंग्लैंड में रहे, वो वापस आ गए, फिर दोबारा सदर वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो ये ड्रामा चलता रहा पूरे 90 की दहाई में, और 2000 में फिर मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि वो इलेक्शन करा के फ्री और आवाम को सुबुत कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ। मुशर्रफ ने फिर वही ज़िया-उल-हक की तरह, वही ज़िया-उल-हक वाली पॉलिसी, लेकिन ज़िया-उल-हक ने इस्लाम का और इस्लामी निज़ाम का नारा लगाया, और उसकी उन्होंने सारी बातें की, आवाम को उस डगर पे लगा दिया। और मुशर्रफ साहब ने जो है वो मॉडर्न इस्लाम का नारा लगाया, मॉडर्नाइजेशन का, और एक नई तर्ज पे हुकूमत शुरू की। और फिर उन्होंने भी एक बाहर से एक शख्स को बुलाया और उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया और उसको सियासत में लाए। और फिर जो पुराने कुछ जो वही लीडर थे मगरबी पाकिस्तान के, जो उनकी औलादों को गवर्नमेंट में लेकर आ रहा है, और मुशर्रफ ने 10 साल हुकूमत की, और फिर अफ़गानिस्तान का मसला और ये और वो। बहरहाल उसके बाद में फिर बेनज़ीर जो मुल्क से बाहर चली गई थी, उनको वापस बुलाया गया, उनसे डील हुई, और हुकूमत फिर बेनज़ीर के पास आ गई, ज़रदारी के पास आ गई। तो ये 1957 से पाकिस्तान के साथ ये खेल खेला जा रहा है। पहले 10 साल में सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत रही, और जो पाकिस्तान को बनाने वाले थे उन लोगों के हाथों में हुकूमत थी। उसके बाद ये ख़त्म हो गई। अब सवाल ये है कि ये निज़ाम अगर कंटिन्यू रहा तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान पे किसी आलमी ताकत का कब्ज़ा हो सकता है, क्योंकि हम मकरूज़ हैं। कई मुल्कों में ऐसा हुआ है कि उनको कर्ज़े दिए गए, और जब वो कर्ज़े नहीं अदा किए गए तो उस मुल्क पे कंट्रोल कर लिया गया। श्रीलंका का भी माशी तौर पे बदहाल हो चुका था। चाइना ने उनको इमदाद की, उनको पैसा दिया, और वो पैसा अदा नहीं कर सके। तो आज आप देखें कि जो श्रीलंका की पोर्ट जो है वो चाइना के अंडर को दे दी गई, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने कहा पैसे तो नहीं है, आप ये पोर्ट ले लें। तो अब वो कोलंबो में जो बंदरगाह है वो चाइना के अंडर में, चाइना उसको चलाता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं इस मुल्क दुनिया में कि छोटे गरीब मुल्कों पर हुक्मरानी करने के लिए उनको कर्जे दिए जाते हैं, और उनको पता होता है कि अदा नहीं करेंगे। तो फिर ऐसा ही है जैसा आप एक मकान लेते हैं, लोन लेकर आप ले लेते हैं जज्बात में आकर, बग़ैर सोचे समझे कि लोन अदा होगा या नहीं, और फिर एक वक्त में वो जो बैंक जो है वो टेक ओवर कर लेती है, नीलाम कर देती है, या वो कहती है ठीक है आप रहें, लेकिन आपको इतने पैसे आपको किराए के देने पड़ेंगे जब तक कि आपको लोन पूरा नहीं उतरता। हमारा मुल्क की भी वही हालत है। हमारे पे इतना कर्जा चढ़ा दिया है कि अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये कर्ज उतरेगा कैसे। तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को निज़ाम को चेंज किया जाए। पाकिस्तान में जो ये 4 सूबों का जो चक्कर चलाया हुआ है, जिसमें जिन चारों सूबों के वडेरे, ट्राइबल लीडर्स और फ्रॉड किस्म के लोग, मक्कार किस्म के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो गवर्नेंस के जो इदारे हैं, जिसमें अदलिया भी शामिल है और पुलिस भी शामिल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और दूसरी खुफिया एजेंसी, सबको करप्ट कर दिया है। पाकिस्तान का निज़ाम एक करप्ट निज़ाम है।
रोज़ाना इस पर बात तो करते हैं, लेकिन अवाम खड़े नहीं होते, सामने नहीं आते कि इसकी किस तरह से सही होगा। अब ये बात चल रही है आजकल, अभी भी पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जहन हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी ठीक हो जाए, ठीक हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ है, अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत है। अगर नहीं है तो हमारा निज़ाम सही नहीं है, तो इस निज़ाम को बदला जाए। कई सारे प्रपोज़ल हैं, दुनिया में बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, रिपब्लिक है, फिर एक रिपब्लिक सिस्टम है जिसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसको नॉमिनेट किया जाता है थ्रू जो इलेक्टेड लेजिस्लेशन काउंसिल है उसके ज़रिए। तुर्की में भी इसी तरह से सिस्टम है ये। फिर पार्लिमानी सिस्टम है, जैसे पाकिस्तान में सो कॉल्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर क्वीन ऑफ बरतानिया के अंदर में, लेकिन उनका कोई अमल दखल नहीं है, वैसे यहाँ पर जमहूरी सिस्टम है। फिर सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, फिर एब्सोल्यूट मोनार्की है, बादशाहत का निज़ाम है, वो हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में देखें आपको तो ये सिस्टम आपको नज़र आएगा। तो दुनिया में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें भी फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो अपने अपने मुल्क के हिसाब से हैं। किसी भी मुल्क में ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे किसी मुल्क का सिस्टम लेके इम्प्लीमेंट कर दें, या आप कहें कि जी जमहूरियत 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 और वही हमें चाहिए। हर मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बेहतरी के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, और वो ऐसा ही है जैसे कि कोई टेक्निकल लोग होते हैं ना, तो जो काम करते हैं टेक्निकली, तो जब उनको कोई नई डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है तो वो एक टेम्पलेट मिलती है, वो टेम्पलेट आप ले लें। जो लोग आईटी में काम करते हैं उनको अंदाज़ा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, और उस टेम्पलेट में फिर मॉडिफिकेशन करके आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट बना लें। तो यही सिस्टम है कि आप एक मॉडल तो के तौर पर तो ले सकते हैं एक निज़ाम को, और उसमें देखें कि आज की रिक्वायरमेंट क्या है पाकिस्तान की, जिसके ज़रिए जो ये फरसूदा किस्म का निज़ाम है, जो ये 40, 50, 60 साल से जो एक कब्ज़ा माफिया है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है, वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि ये जितनी सियासी पार्टियां हैं, ये इन पार्टियों का वजूद सिवाय कायद-ए-आज़म की, मुस्लिम लीग के, इन सारी पार्टियों का वजूद ये फ़ौजियों के ज़रिए है। तो बेसिकली इनका जो मकसद है वो फ़ौज के एजेंडे को सर्व करना है, प्लस अपने ज़ाती मफाद को सर्व करना है। तो वो एक गिव एंड टेक की बात है कि आप जो है वो फ़ौज के मफादात को सामने रखें, और फ़ौज जो है वो आपको इक़्तिदार में रखेगी। जब तहरीक इंसाफ के नाम से इमरान खान ने सियासत में कदम रखा आगे आया, तो लोगों ने समझा कि ये वो एक जो ट्रेडिशनल एक एलीट क्लास बनी है, सो कॉल्ड जागीरदाराना सिस्टम है, और जिस तरह की जमातें चल रही हैं, या कोई एक फरसूदा किस्म की कुछ ये मजहबी जमातें हैं जो एक ट्रेडिशनल किस्म की बातें कर रही हैं, तब्दीली तो कुछ आ नहीं रही। तो चलें, ये एक नया एक सोच वाला इंसान है, और इसकी नई पार्टी है, इसका नाम भी तहरीक इंसाफ है, तो इसको लेकर आते हैं। और उसका जितने मुहिब वतन पाकिस्तानी थे सब ने साथ दिया, और कुछ लोग अभी भी हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए, हमें हमारे उन लीडरों का एहतराम करना चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि ये हमारे एक आइडियल हैं, चाहे गलत करें या सही करें, हम इनके पीछे खड़े हैं। और हमें इतनी अक्ल होना चाहिए, हम ये अब 21वीं सदी में रह रहे हैं, कि हम थोड़ी सी हरकतों से देख लें कि इसका तजर्बा कितना है, किस रुख पर जा रहा है। मुझे याद है जब ये PTI का जब कैंपेन चल रही थी, तो मेरे समेत बहुत से लोगों ने हमदर्दी जाहिर की। मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने जब भी कोई बहुत सारे आर्टिकल लिखे और मैंने ये कहा कि हमें चांस देना चाहिए, क्योंकि ये वो जो पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ और दूसरी MQM और इस तरह की जो पार्टियां हैं, उनसे एक अलहदा ये बैकग्राउंड का शख्स है और इसकी पार्टी है, नौजवान लोगों पर मुश्तमिल है। तो हमारे नौजवानों को इमरान खान की क़यादत में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद अब ये बातें इनकी हकीकत क्या है, वो तो जब ये इक़्तिदार में नहीं होंगे, मुस्तक़बिल में ये सामने आएंगी बातें कि कौन से मुहर्रिकात थे, कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से इमरान खान खुले तौर पे काम नहीं कर सके, या वो काम करने के अहल ही नहीं थे, और बस एक शोर शराबा था, और एक वो किस्मेटिक किस्म की एक नेचर थी
इमरान खान की, तो उसमें मरूब होकर लोगों ने, नौजवानों ने साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन 3.5-4 साल पहले जहाँ इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला था, आज पाकिस्तान उससे ज़्यादा कर्जे में है, महंगाई ज़्यादा है, कोई भी असबाब हो। क्योंकि जब कोई लीडर होता है तो वो एक्सक्यूज़ पेश नहीं करता, वो काम करता है खामोशी के साथ। तो मेरा जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस है, हकीकत तो आइंदा पता चलेगी कि वो काबिलियत जो चाहिए थी पाकिस्तान को सही करने के लिए, यानी कि अगर एक आदमी को एक मोहल्लिक मर्ज हो जाता है, अगर एक आदमी को कैंसर हो जाता है, तो कोई सर्जन या कोई और किसी मर्ज का या दिल का या किसी और मर्ज का जो स्पेशलिस्ट है, भले कितने बड़ा स्पेशलिस्ट हो, वो उसका इलाज नहीं कर सकता। उसका इलाज वही करेगा जो कैंसर का स्पेशलिस्ट है। बाकी बड़ा कोई कितना बड़ा डॉक्टर हो, वो इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ उस एरिया में नहीं है। तो इमरान खान नेक आदमी होगा, लोग कहते हैं। मैंने तो ज़ाती तौर पे नहीं देखा, जब मैंने देखा था, मैंने इंटरव्यू लिए थे, उससे मिला था, उसमें कोई क्रिकेटर था और क्रिकेट के हवाले से हम जानते थे और लोग इज्जत करते थे, क्योंकि ही वॉज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। लेकिन सियासत में आने के बाद तो उसकी तकरीरें सुन के और उसकी जो एजेंडा है उसको देखकर जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है और मेजॉरिटी में जो नई नस्ल है, उनको ये लगा कि ये शख्स जो है वो पाकिस्तान में तब्दीली लेकर आएगा। और फिर तहरीक इंसाफ ने तब्दीली का नारा भी लगाया। लेकिन अब 3.5 साल 4 साल होने वाले हैं और तब्दीली तो नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान और पीछे चला गया, उसकी जो भी वजूहत हों। अब अगर चाहे तो आप इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं या कहें कि जी उसके हाथ में नहीं था, लेकिन हकीकत जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि आगे वो एजेंडे पे पाकिस्तान के काम नहीं हो सका। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह से पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं। मैंने कुछ निज़ाम के ज़िक्र किए जो आप स्टडी कर सकते हैं गूगल पे जाके। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में जो ये 4 सूबों का जो ये चक्कर है, 12 करोड़ की आवाम का एक सूबा है पंजाब, 7-8 करोड़ का आवाम का एक सूबा है और बाकी कुछ कबायली 2 सूबे हैं। इन सूबों को रिस्ट्रक्चर होना चाहिए। ये जो एक ताकत बनी हुई है वडेरों की, इसको टूटना चाहिए। छोटे इंतज़ामी सूबों में तकसीम होना चाहिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में एक ऊपर शख्स ऐसा लीडर होना चाहिए जिसके पास खुली ताकत हो, खुली पावर हो, और नीचे जो सिस्टम है, निज़ाम है मुल्क का, वो छोटे छोटे सूबों में हो और उसमें फिर पावरफुल किस्म के लोग हों। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये मैंने जब मैं सिंध के और सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक की बात करता हूं, तो मैं नए सूबों की बात करता हूं, तो वहाँ मैंने ये अपनी वीडियो में कही, ये भी मैंने एक लेक्चर दिया था और मेरे रिकॉर्ड भी है, वो सिंध का इलाज था। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत देखा जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, ये लग कर किया जा सकता है अगर पाकिस्तान को बचाना है, इससे हमदर्दी है। पाकिस्तान में इस वक्त 37 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। आप इन 37 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में, जिसमें से आप देखें कि पंजाब में जो हैं वो 5 हैं और पंजाब में 7 हैं, सिंध में 5 हैं, पंजाब में 9 हैं, सिंध में 5 हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 7 डिवीज़न हैं और बलूचिस्तान में 7 डिवीज़न हैं। ये सारे 37 के करीब डिवीजन्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कहलाते हैं। अगर हम इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को सही तौर पे फ़ाल करें और हर डिवीज़न को सूबा बना दें, तो और हर सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कहें या उसको सूबा कहें। इनको अगर सूबे कहते हैं तो 37 सूबे बना दिए जाएं और हर सूबे का एक गवर्नर हो और उस गवर्नर के अंदर वहाँ पर एक बल्दियाती किस्म का निज़ाम हो जो उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के अंदर फिर जो उसमें इज़ला हो, शहर हो, उनकी अपनी लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट हो। ये कामयाब सिस्टम है आजकल के दौर में। जितना ज़्यादा नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, छोटे छोटे सूबों में होंगे तो उनमें इतनी ज़्यादा ही तरक्की होगी। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ममालिक जो हैं उनकी में आप देखें कि बहुत ज़्यादा सूबे जो हैं वो बने हुए हैं। यानी कि अगर हम नज़र डालें, आप देखें ईरान को देख लें, तुर्की को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो
हम सिर्फ 4 सूबे लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इन मुल्कों में तो इससे ज़्यादा कहीं सूबे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ इस पर स्टडी किया था, तो उसमें जो है मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। बहरहाल तुर्की में, ईरान में और इंडिया में, इनमें जो है वो 20, 30, 40, 50 से सूबे हैं, और वो सूबों में जो है लोकल गवर्नमेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, और वो उसको चलाती है। तो अगर हम इसी तरह से इन जो है सूबों, छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों में मुल्क को तकसीम कर दें, और फिर उसके इख्तियारात गवर्नर को दे दें, और गवर्नर के ऊपर फिर सदर हो, और नीचे गवर्नर के एक निज़ाम हो जो उसको संभाले मुल्क को, तो ये ऐसा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अफ़गानिस्तान में 34 सूबे हैं, टर्की में 81 सूबे हैं, 81, ईरान में 31 सूबे हैं, और चाइना में 31 सूबे हैं, और फिर कुछ ऑटोनोमस रीजन हैं जैसे हांगकांग है, इस तरह से। तो जो है जब इन मुल्कों में इतने ज़्यादा सूबे हो सकते हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो है वो 30, 35 या 36 या 37 या 40 सूबे नहीं बन सकते? एक ही इलाज है इसका कि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा 4 सूबे हैं इनको ब्रेकअप करना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स बना देने चाहिए, जिनको आप सूबों का नाम दे सकते हैं। हर सूबे का एक गवर्नर होना चाहिए, एक मुल्क का सरबराह होना चाहिए, और उस गवर्नर के नीचे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। वो काउंसिल आवाम के वोट से बने, और फिर उनमें से ऊपर एक फेडरल में एक सेनेट होना चाहिए, और उस सेनेट में को पावर होने चाहिए, और फिर वो जो उसमें लोग हों, वहाँ से जो मुल्क का सदर हो, मुल्क के सदर को आवाम को डायरेक्ट वोट डाल के उसको सदर बनना चाहिए। तो जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा, तो वो जो सदर बनेगा उसको पूरे मुल्क की आवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल होगी। अब आजकल ये है कि एक सूबे में 12 करोड़ की आबादी है, एक में 7 करोड़ की आबादी है, एक में 3-4 करोड़ की आबादी है, एक में 2 करोड़ की। तो डिसबैलेंस तो वैसे भी है, तो किस तरह से हुकूक आपको मिलेंगे? फिर मरदमशुमारी सही नहीं हुई भी, फिर लोगों की तादाद सही पता नहीं है, फिर सिंध में और मसले हैं, यहाँ पर शहरी सिंध और दही सिंध का मसला है। ये सारा एक फरसूदा निज़ाम है। इसको ज़रूरत इस बात की है कि जो ताकतें पाकिस्तान को चला रही हैं उनके लिए भी ये अच्छा है। अगर वो अपनी बका भी चाहती हैं और पाकिस्तान की बका भी चाहती हैं, तो ये वक्त है कि पाकिस्तान के निज़ाम को बदला जाए, यहाँ पर ऐसा निज़ाम लाया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे किसी मुल्क में उसके नाम उसको उठा के एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत 2 चीज़ों की है। एक तो ये है कि जो मुल्क का सरबराह हो उसके पास पावर होना चाहिए, उसके पास पावर होना चाहिए। मुल्क के जो चलाने के जो मेन इदारे हैं उनका इख्तियार, उनके सरबराहों को अपॉइंटमेंट करने का इख्तियार, अपनी टीम बनाने का इख्तियार कुल्ली तौर पे मुल्क के सदर के पास होना चाहिए। और मुल्क का सदर जो है वो आम आवाम के वोटों से आना चाहिए। 22 करोड़ की आबादी है, इसमें जितने भी वोट बनते हैं एडल्ट्स के 18 साल की उम्र से ज़्यादा लोग वोट दे सकते हैं। तो अगर इस मुल्क में 12-13 करोड़ वोट हैं, उनके वोटों से डायरेक्ट मुल्क का सदर बनना चाहिए। और फिर मुल्क जितने सूबे हैं, अगर हम इसके 37 सूबे बना दें, ये डिवीजन्स को, 37 गवर्नर हों, वो गवर्नर सदर के अंडर में हों, उन गवर्नर की अपनी नीचे एक कैबिनेट हो जो आवाम के वोटों से आए, और फिर उसके नीचे भी फिर इजला की ज़िले के तौर पर और शहरों के तौर पर अपनी हुकूमतें होनी चाहिए, अपनी कौंसिल होनी चाहिए जो बाइख्तियार हों। बजट जो है वो फिर सारे डिवीजन्स को या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है उनको मिलना चाहिए। गवर्नर उस पर निगरानी करे और गवर्नर प्रेसिडेंट को जो है वो रिपोर्ट करे। ये मैंने एक मुख्तसर सा खाका बनाया है, बहरहाल इसको तो तफसील में बात करना पड़ेगा और इसको बहुत जल्द करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी करेंगे हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बहरान का शिकार है, ख़तरनाक हाथों में है।
मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इक़्तिदार में हैं, जो भी ताकतें हैं, चाहे वो कुछ लोग इक़्तिदार में हों चाहे कुछ इक़्तिदार से बाहर हों, लेकिन पाकिस्तान ये ऐसे दबाव में ऐसे लोगों के है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो इस पे मेरा ख़्याल है यही हल है। पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है, हुकूमत की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत तब्दील करेंगे, एक को ख़त्म करेंगे दूसरी आ जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि इसको हमारे लोगों को इस पर बात करना चाहिए, इस पर कन्विंस करना चाहिए, इसको मीडिया में लाना चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए कि अब हमें पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली है। हमें ये नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान और इस किस्म के फरसूदा ही लगते हैं, क्योंकि होना तो कुछ भी नहीं है, ये बेकार है। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था, ना नया चाहिए ना पुराना चाहिए। हमें वो डायरेक्शन चाहिए, हमें वो एजेंडा होना चाहिए जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकता है। हमें वो निज़ाम चाहिए जिससे कि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसको रोज़गार मिले, उसके लिए खाने की चीज़ें हों, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हों, उसके पास पानी पीने का हो। देखें शहरों में पानी नहीं है पीने का, कराची में पानी अवेलेबल नहीं लोगों को पीने के लिए, कितनी यानी कि एक बेगैरती की बात है। सिंध में हुकूमत कर रही है एक पार्टी 12-13 साल से, उनके गाँवों में चले जाएँ, वहाँ पर कुत्तों से के काटने से लोग बच्चे मर जाते हैं, उनकी वैक्सीन नहीं है। तो वो ये कहानी में दोबारा सुनाना नहीं चाहता, लेकिन हम सबको पता है अब इलाज यही है कि पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली होनी चाहिए। हमारी आवाम को चाहिए कि वो निज़ाम की तब्दीली का नारा लगाएं और जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की जो है रूल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उनको भी सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया है। मज़ीद पाकिस्तान ना कर्ज़े बर्दाश्त कर सकता है, ना किसी का तसल्लुत बर्दाश्त करता है। अगर पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखना है, अगर हमने शाम और लीबिया और इराक़ की तरह ताकतवर मुल्कों से मार नहीं खानी, लोगों का यहाँ पर कत्लेआम रोकना है, बचाना है मुल्क को बैरूनी ताकतों से। आप देख लें, आपके सामने इराक़ की मिसाल है, लीबिया की मिसाल है, आपके सामने इजिप्ट की मिसाल है, जॉर्डन की मिसाल है, फिर अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। क्या लोगों का हाल किया है बड़ी ताकतों ने, और उसके बाद वो चले जाते हैं, कपड़े झाड़ के चले जाते हैं मार कूट के। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी उसका निशाना बने। पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं, एक बड़ा दुश्मन हमारे पाकिस्तान के बराबर में है। तो लिहाजा बहुत देर हो चुकी है, पाकिस्तान की आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। अगर मौजूदा हुकूमत ये करती है तो ये उसके सर तोहफ़ा होगा। इमरान खान अगर इस बात को समझता है तो उसको चाहिए कि ये इस तरह से इंतहाई इक़दाम लें, और अगर इस तरह से इंतहाई इक़दाम लेंगे तो ही मुल्क बचेगा और इमरान खान की इज़्ज़त होगी। तो अगर इमरान खान में ये अहलियत है, अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है ये, लेकिन बातें ही हैं, और अब वो बातें जो दावे किए जा रहे हैं वो सही है गलत हैं, वो तो आइंदा आने वाली हुकूमतें बताएंगी। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।